प्यारे बच्चों, सुप्रभात। 9th क्लास के सभी विद्यार्थी आज अपनी पुस्तक क्षितिज से दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है लहासा की ओर। लहासा की ओर अध्याय के लेखक राहुल साकृत्यायन हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा में अपना बड़ा योगदान दिया है। राहुल साकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कैनेला था। उनका मूल नाम वे केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल साकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। बेटा, आप लेसन को देखेंगे। यात्रा व्रत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। किसका शास्त्र रचा? घुमक्कड़ी का। वे घूमते हुए, यात्रा करते हुए उन स्थानों के बारे में जानते थे और उस समाज के बारे में जानने का प्रयास करते थे। अब देखें, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीज़ें भी, कहाँ की? हिंदुस्तान की चीज़ें भी इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। आप चाहे बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंडी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसे खोटी कहते हैं, में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंडी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। यानी वो लेखक भिखमंगे के वेश में थे, तब भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिल चुकी। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के
एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत के गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती, और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। कुची कुची दया। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। मैंने घोड़े को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता था, और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं मित्र, देख नहीं रहे हो कैसे घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब हम तिकरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। टापू जहाँ पर जमीन ऊंची तरह से बनी हुई होती है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। आसपास के गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत बड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर
पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों मतलब विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम करने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे, जिसे नमसे कहते हैं, बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद, यानी जो कंजूर की पुस्तिका थी वह बुद्ध वचन अनुवाद में लिखी गई थी, कि हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर से मतलब है बेटा, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो ये बेटा लेखक की यात्रा का वर्णन है। अब आप इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, थोगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? थोगला में ठहरने के स्थान का मिलना न मिलना व्यक्ति के अपने निजी संबंधों पर निर्भर कर रहा था। जहां एक बात कही क्या, यहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान पाया जा सकता है। बिना ऊंचे संबंध और जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि तिब्बत के अधिकांश लोग शाम को 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त हो जाते हैं। फिर उन्हें दीन दुखियों की कोई खबर नहीं होती। इस समय इनसे किसी बात की अपेक्षा करना व्यर्थ ही होता है। पहली यात्रा में लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति था, जिसकी वहाँ बहुत अच्छी जान पहचान थी, इसलिए भीख मंगे के वेश में होने के कारण भी लेखक को ठहरने का उचित स्थान मिल गया। जबकि दूसरी यात्रा में लेखक भद्र वेश में था, किंतु कोई जान पहचान न होने के कारण वह ठहरने का उचित स्थान नहीं पा सका। तो बेटा इसीलिए हमारी जान पहचान होनी आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2 देखें। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर देखें। सन 1929-30 ई के समय में तिब्बत में हथियार रखने के संबंधित कोई नियम कानून नहीं था। लोग इसीलिए निसंकोच पिस्तौल, बंदूक आदि लेकर घूमा करते थे। दूसरे डांडों के बीच अनेक निर्जन स्थान थे, जहां सरकार व पुलिस का न तो कोई पहरा था बेटा और न ही
वहां उनका कोई देख रेख थी, सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। डाकू किसी को भी आसानी से मारकर साफ बच निकलते थे। यहाँ के डाकुओं की एक खराब बात यह थी कि पहले व्यक्ति को मारते थे, उसके बाद में उसकी जेब को टटोलते थे, उसके सामान को चुराते थे। इसीलिए उनके पास उस भय का कोई कारण नहीं था। यात्रियों को लूटने का भय नहीं रहता था, बल्कि अपने प्राण गंवाने का भय रहता था। प्रश्न नंबर 3 देखें, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? लेखक के लंकोर के मार्ग में पिछड़ने के अपने साथियों से निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, लेखक का घोड़ा बहुत ही सुस्त था। नंबर 2, लेखक रास्ता भटककर एक टेढ़े मील गलत मार्ग पर चला गया था, उसे वहां से वापस आने में समय लगा, इसी कारण वह अपने साथियों से पिछड़ गया। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? देखें उत्तर, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका था क्योंकि उसे डर था कि वहां बहुत समय लगा देगा, और यदि ऐसा हुआ तो लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। दूसरी बार लेखक ने उसको इसलिए नहीं रोका, वहां के मंदिर में रखी अनेक बहुमूल्य पुस्तकें मिल गई थी लेखक को, वह एकांत में बैठकर उनको पढ़ने लगा, उनका अध्ययन मनन करने लगा। इसीलिए उसने सुमति को अपने यजमानों से मिलने की इजाजत दे दी, उसे जाने दिया, क्योंकि लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। अब प्रश्न नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नंबर 1, वापसी के समय उसे रुकने के लिए अच्छा स्थान न मिला, इसीलिए उसे एक बहुत गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। नंबर 2, लेखक को अनेक बार डाकुओं के सामने दया की भीख मांगने का नाटक करना पड़ा, जिससे उसके प्राण बच जाए, वरना अगर वो भिखारी न बनता तो वह उसे लूट लेते और लूटने के लिए उसके प्राण ले लेते। नंबर 3, लेखक का घोड़ा उतराई के समय बहुत धीरे धीरे चल रहा था, जिससे लेखक पिछड़ गया। नंबर 4, लेखक को भार ढोने के लिए कोई भरिया पहाड़ी कुली, पहाड़ में कुली को यानी भरिया बोलते हैं, न मिला। नंबर 5, लेखक को तिब्बत की कड़ी धूप का सामना करना पड़ा, से सामने से सूरज बड़ा तेज माथे पर उसके लग रहा था। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तिब्बती का तिगरी प्रदेश विभिन्न जागीरों में विभाजित है। इनमें से अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन है। जागीरों के मालिक खेती का प्रबंध स्वयं करवाते हैं, इसके लिए उन्हें बेगार मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। खेती की संपूर्ण व्यवस्था एक भिक्षु के हाथ में रहती है। ये भिक्षु तिब्बत की जनता में अन्नदाता राजा के समान आदर पाते हैं। तिब्बती समाज में छुआछूत, जात पात आदि कुप्रथाएं नहीं है। कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर के अंदर तक जा सकता है। वह यदि चाय की पत्ती लाया है तो झोली में से चाय की पत्ती देकर घर की महिला से चाय बनवा सकता है, या अंदर जाकर मक्खन सोडा नमक मिलाकर कूट पीस कर स्वयं चाय बना सकता है। घर की सास बहू आदि महिलाएं सब उसको इसकी सहायता कर सकती हैं, कोई उसकी बात का बुरा नहीं मानते। वहां महिलाएं पर्दा नहीं करती क्योंकि ऐसा रिवाज नहीं है। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को चोरी के डर से घर में नहीं घुसना दिया जाता। तिब्बत के लोग जान पहचान होने पर लोगों के ठहरने का अच्छा प्रबंध कर देते हैं, किंतु शाम के 6 बजे के बाद
छड़ पीकर वे मस्त होकर दीन दुनिया की चिंता से मुक्त हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य सही है? इसके अर्थ के लिए मतलब इस वाक्य में कौन सा अर्थ सही फिट बैठेगा? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इन चारों में से इसका उत्तर है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। रचना और अभिव्यक्ति देखें। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? सुमति के यजमान और उसके अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसकी जान पहचान का क्षेत्र व्यापक है। तिगरी के हर गांव में उसके परिचित हैं। सुमति उनके यहाँ धर्म गुरु के रूप में सम्मान पाता है। घर में लोग प्रेम पूर्वक उसका स्वागत सत्कार करते हैं। सुमति अपने परिचितों के लिए बोध गया से गंडे लेकर आता है। लोगों की गंडे में आस्था है, अतः उसे पाकर वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार का आदर सम्मान उसे मिलता है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सुमति का स्वभाव सरल, स्नेही, सहानुभूति, मृदु एवं मिलनसार रहा होगा। सबके स्वभाव से ही आदमी की जान पहचान होती है। प्रश्न नंबर 9, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त कीजिए। देखें बेटा उत्तर, शेक्सपियर का कथन है, आपकी वेशभूषा अक्सर आपका परिचय देती है। अर्थात हमारे वस्त्र हमारे आचार विचार का निर्धारण है। यदि हम अच्छे सुंदर महंगे वस्त्र पहने हैं तो समाज में हमारा सम्मान किया जाता है, और यदि वस्त्र गंदे अव्यवस्थित हैं तो लोगों से दुत्कार मिलती है। लेखक इस समय भिखमंगों के वेश में था, इसीलिए उससे यह कतई उम्मीद नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उससे सम्मान पूर्वक मिलेगा। ऐसे वातावरण में एक भिखारी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार सांसारिक व्यवहार में अटपटा ही लगता है, किंतु संसार का यह व्यवहार हमारे विचार से उचित नहीं है। वस्त्रों या वेशभूषा के आधार पर किसी का सम्मान या असम्मान करने की मानवीय दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। बाहरी पहनावा आंतरिक पवित्रता का मापदंड नहीं हो सकता। साधु सन्यासी तो प्राय कम वस्त्र ही पहनते हैं, तो भी होते हैं वह उच्च कोटि के चरित्र वाले मनुष्य, हमें ज्ञान देने वाले मनुष्य। हाँ, सामान्य लोग बाहरी वेशभूषा से जल्दी प्रभावित होकर व्यक्ति के साथ सम्मान अथवा असम्मान के व्यवहार का निर्णय करते हैं, यह भी सत्य है, परंतु इस धोखे में कभी नहीं रहना चाहिए। अब देखें प्रश्न नंबर 10, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्रण प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर देखें, भौगोलिक दृष्टि से तिब्बत का पर्वतीय प्रदेश है। यह समुद्र तट से 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पर्वतीय मार्ग ऊंचे नीचे तथा बीहड़ हैं। पहाड़ों के अंतिम सिरों तथा नदियों के मोड़ पर निर्जन प्रदेश है, मतलब ऐसे सुनसान जंगल है। यह निर्जनता इस सीमा तक है कि वहां जान का खतरा सदा बना रहता है। मीलों तक आबादी ही नहीं दिखती, दूर दूर तक आदमी नहीं दिखाई देता। एक और हिमालय की हिमाच्छादित ऊंची नीची पर्वत चोटियां हैं, तो दूसरी ओर ऊंचे नीचे नंगे पहाड़ हैं। नंगे पहाड़ जिन पर घासें नहीं होती।
तिब्बत का तिगरी नामक स्थान अद्भुत सौंदर्य से युक्त है। एक विशाल मैदान के चारों ओर पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं और बीचों बीच स्थित है तिगरी समाधि गिरी। यहाँ एक मंदिर भी है जिसे पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों, रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया है। नोट, इसके पश्चात आप अपने राज्य अथवा शहर की भौगोलिक स्थिति संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी जहां हम रहते हैं हमें वहां का वर्णन लिखना है। हमारा कैसा मौसम है, कैसी फसलें पैदा होती है, किस तरह का वातावरण है, किस तरह का हमारा रहन सहन है। आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी बच्चों। यात्रा के दौरान कुछ अनुभव जरूर हुए होंगे, तो आप पाठ की सहायता से लिख सकते हैं और हमारी सहायता लेकर भी लिख सकते हैं। तो ये इस अध्याय का कार्य है बेटा, आप स्वच्छता के साथ करेंगे। धन्यवाद।